हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्राइम क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन पे। और ग्रेविटेशन हमारा साइंस का चैप्टर है और इसको बड़े ही शानदार तरीके से ख़त्म कर रहे होंगे। एकदम एक एक कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देंगे, बस आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एकदम एक एक बारीक से बारीक चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, क्या ग्रेविटेशन होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं। सोचिए, अगर ग्रेविटी ना होती तो क्या होता। सबसे पहले हम इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता दें कि आखिर इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमारी लाइफ में इसका यूज़ क्या है। बच्चों, अगर ग्रेविटी ना होती तो हम लोग एक जगह फिक्स नहीं रह पाते। जैसे कि मान लीजिए आज हमारा घर यहाँ है तो कल उड़ करके कहीं दूसरी जगह पहुँच गया, या आज हमारा स्कूल यहाँ है कल वहाँ। आज हमारा फ्रिज मेरे घर में, कल किसी और घर में, पड़ोसी घर में। आज मेरी बाइक यहाँ, पता लगा 2-4 किलो, कल हम सुबह जगह तो देखा पता नहीं कहीं और सो रहे हैं। तो मतलब ऐसा होता अगर ग्रेविटी ना होती। लेकिन ग्रेविटी है तो हमारी चीज़ें हमारी हैं, दूसरे की चीज़ें दूसरे की हैं, मतलब सब कुछ फिक्स है एक जगह। और अगर ग्रेविटी ना होती तो सब तैरता रहता। सोचिए लाइफ कैसी होती। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट रखती है हमारे लिए ग्रेविटी। तो इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। बेटे, इस यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, हमारे अर्थ जैसी न जाने कितने और प्लैनेट्स हैं, कितनी बहुत बड़ा। इसमें तो अभी बहुत रिसर्च होना बाकी है बच्चे, इसमें भी बहुत रिसर्च होना बाकी है। तो पूरा यूनिवर्स में बहुत सारे, आप जानते हैं कितनी गैलेक्सीज़ हैं, कितने सारे प्लैनेट हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशन क्या। तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई दो बॉडीज़, इस पूरे यूनिवर्स में कोई दो बॉडीज़ के बीच जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स बेटे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द होल यूनिवर्स। कोई दो बॉडीज ले लीजिए तो उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रेविटेशन बोलेंगे। ठीक है बेटे, क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन। नोट कर लीजिए। फिर आपको बहुत शानदार तरीके से अभी हम सिखा रहे हैं व्हाट इज ग्रेविटेशनल लॉ। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। देखो, दो बॉडी के बीच फोर्स लगा, कहाँ? पूरे यूनिवर्स में। क्या बोल दिया? ग्रेविटेशन बोल दिया, काम खत्म। नोट कर लीजिए। बात करेंगे बच्चे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? देखो बच्चे, ध्यान से समझो। मतलब यूनिवर्सल क्यों कहा गया? क्योंकि ये हमारे अर्थ तक सीमित नहीं है, ये लॉ पूरे यूनिवर्स के लिए है बच्चे, पूरे यूनिवर्स के लिए। ठीक, इसलिए इसको बोला गया क्या? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बताया गया? बहुत सिंपल। देखो, दो बॉडी मान लो, M1 मान लो, ये अर्थ है, ये मून है। ठीक, तो अपना अर्थ का भी मास होगा, मून का भी होगा, और ये कुछ दूरी पर भी तो होंगे ना भैया, एकदम चिपके थोड़ी होंगे, कुछ डिस्टेंस पर होंगे। तो देखिए, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि भैया इनके बीच फोर्स तो लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? तो पहली बात इस बात पे डिपेंड करेगा कितने भारी हैं ये, कितनी वजनता है। यानी ज़्यादा वजन ज़्यादा फोर्स, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चे ये होता है कि अगर ये जितना बढ़ेगा तो इतना ये बढ़ जाएगा। तो क्या बोला फर्स्ट लॉ कि भैया जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा कितनी भारी चीज़ें हैं। भारी बॉडीज़ हैं तो ज़्यादा फोर्स। तो कह दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मोर मास मोर फोर्स। दूसरी बात इन्होंने बताई, ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या बताई? इन्होंने बताई कि जो फोर्स होता है वो भैया डिस्टेंस के बढ़ने पे कम हो जाता है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। बेटा ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। पास आएंगे, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने बताई। अब देखो, सुनो, इसको मिला दो बच्चे। तो ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये ऊपर रह जाएगा, लो ऊपर कर दिया। ये नीचे था तो नीचे आ गया। अब सुनो, इसको हटाएंगे। हमेशा आपने साइंस में सीखा है, कभी भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट आता है। यहाँ आया जी, क्या आया? M1 M2 अपॉन R²। अब हम बताएंगे कि जी क्या है। जी इज कांस्टेंट, जी इज अ कांस्टेंट, मतलब फिक्स है। जी इज अ कांस्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। कितनी होती है? 6.673 इंटू 10⁻11। ठीक है बच्चे, ध्यान से समझो। फिर समझ लो, एक बार फिर समझ लो। देखो, अगर यूनिवर्सल लॉ सिर्फ एक नंबर में आता है
तो आप सिंपल लिख देना कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़, इसका स्टेटमेंट लिखना और फिर ये लिखना। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बच्चे? स्टेटमेंट में लिखना है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज, ज़्यादा मास ज़्यादा फोर्स, कम मास कम फोर्स, मतलब कम कम तेज़ी से खींचेंगे। अभी लोहे से चुंबक से लोहा चिपकाया है तो खींचता है कि नहीं, वही चीज़। अच्छा, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स क्या होगा बच्चे? कम हो जाएगा। तो लिखना, पहले लिखना स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ फोर्स बिटवीन टू बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस, फोर्स बिटवीन टू बॉडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मिला दिया, ये आया, जी की वैल्यू हो गई। ये हो गया बेटा कंप्लीट आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक बच्चों, एकदम आसान तरीके से साइंस कर रहे होंगे, और जहाँ नहीं समझ आया बच्चे कमेंट करके बताना, तुम्हें मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो नोट कर लो इतना। अब सुनो, हमने नोट कर लिया इतना, अब ध्यान से देखो। हमने बेटा फार्मूला निकाला कि क्या निकाला? F इज इक्वल टू G m1m2/r²। ध्यान से देखो, अगर इमेजिन करो कि ये वाली बॉडी भी 1 किलो की है और ये वाली बॉडी भी 1 किलो की है और 1 मीटर डिस्टेंस पर ये बॉडीज़ रखी हैं, क्या होगा? अगर 1-1 किलो की बॉडी हो और 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखी हो तो क्या होगा? ज़रा वैल्यू यहाँ भरना, तो क्या हो जाएगा? 1 × 1 1 का स्क्वायर। क्या भैया जी F इज इक्वल टू जी आ जाएगा? यानी कि G किसके इक्वल हो गया? F के। मतलब क्या हो गया कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, अगर उसको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन, ऐसे आ गया डिफाइन यूनिवर्सल लॉ, डिफाइन यूनिवर्सल कांस्टेंट, डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ऐसा आ गया। क्या करोगे बताओ? एग्जामिनर का मूड घूम गया, क्या करोगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे करोगे? कुछ नहीं, देखो सब जगह 1 भर दो और बता दो कि भैया हम 2 बॉडीज़ ले रहे हैं 1-1 किलो की और 1 मीटर डिस्टेंस पर हैं, तो जो उनके बीच फोर्स लगेगा वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। सर ये तो हम समझ गए, आपने बता दिया, हिंदी में हम समझ गए। 1 किलो की बॉडी है, 1 किलो की 1 मीटर पर रख दिया, इसके बीच जो फोर्स लगेगा वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो बच्चे सुनो कैसे लिखोगे। देखो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल बी या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विल इक्वल टू फोर्स बिटवीन 2 1 kg बॉडीज़ एंड बॉडीज़ आर सेपरेटेड 1 मीटर। अरे यही तो बताना है कि यार इन 2 बॉडीज़ के बीच जो फोर्स लग रहा है वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बशर्ते शर्त ये है, कंडीशन ये है कि बॉडी 1-1 किलो क्यों 1 मीटर डिस्टेंस पर हो। ठीक, तो जी इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये डिफिनेशन हो गई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, तो अगर आ जाए यूनिट बताओ इसकी, तो देखो ध्यान समझो, यूनिट ऑफ जी। ठीक, ध्यान समझो, अभी आ जाएगा पूरा चैप्टर बेटा, फिंगर टिप पे कर देंगे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। बस आपको लास्ट तक बने रहना है बच्चे, लास्ट तक एक एक चीज़ दिमाग में खोपड़ी में घुसा देंगे। देखो यूनिट ऑफ, अब देखो F इज इक्वल टू क्या है? Gm1m2/r²। जरा जी निकालना है यहाँ से, जी को सब्जेक्ट बनाओ तो इससे मल्टीप्लाई होगा। अरे भाई इससे मल्टीप्लाई ना हो जाएगा और m1 m2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है? अरे सरकार न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर होती है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 बार kg, लो भैया जी, अब क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। ये लो आ गया क्या? यूनिट ऑफ जी। बच्चे कितना आसान, सब कुछ फार्मूले से बेटा, सब कुछ फार्मूले से। बोलिए समझ में आ गया? एकदम आसान तरीके से कर रहे होंगे बच्चे, एकदम आसान तरीके से। बोलो सारी बातें क्लियर हो गई। अब एक मस्त न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, एक न्यूमेरिकल आ गया, बहुत बेसिक से बताएंगे ताकि आप बेसिक से आसान, मतलब कहते हैं ना आसान से टफ की तरफ बढ़ेंगे। देखो मान लो 2 बॉडीज़ हैं, एक 100 किलो की है और एक 200 किलो की है। दोनों सॉरी 2 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं। बताइए इनके बीच फोर्स क्या होगा? ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 2 बॉडीज़ हैविंग मास 100 kg एंड 200 kg आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2 मीटर, है ना? व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम? कुछ नहीं करना, सुनो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। ठीक है, कुछ नहीं, रख लो जी कितना 6.67 × 10⁻11 ये रखा सर,
m1 हमारा कितना बोलो, सब रख दो, 100 kg, m2 कितना 200 kg, और डिस्टेंस कितनी 2 का स्क्वायर। कितना आ गया सर 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये आया 100। इसको अभी ऐसे रखे रहो। नीचे कितना आया 4, 4 से काटा कितनी बार 25 बार। अब इसका सब मल्टीप्लाई कर लो, जितना आ जाए न्यूटन लगा देना, आंसर कुछ नहीं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। m1 m2 देगा, r देगा, लगा देंगे। लेकिन ये m1 m2 किलो में नहीं देगा। देखिए होता क्या है कि छोटी बॉडीज के बीच फोर्स हमें पता नहीं चलता, क्योंकि मासेस कम होते हैं, हमें मालूम नहीं चलता। ये वैल्यू देखिए 10 की पावर माइनस 11 है, पॉइंट्स में आती है। लेकिन जब बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक, अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी कब, मून कितनी बड़ी बड़ी बॉडीज़, तब वहाँ फोर्स लगता है कायदे का। यहाँ तो यार चुंटी पुंडी लगता हमारे। आप अगर मेरे बगल में आके बैठ जाओ, मेरे पास बैठो, तो हम आपके बीच भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है। लेकिन वो फोर्स इतना कम होता है कि हम फील नहीं कर पाते। अब जब बड़ी बड़ी बॉडीज़ के बीच जाओ तब फोर्स फील होता है। लेकिन अब उसके लिए तो हम हम ह्यूमन बींग्स हैं, वहाँ कहाँ ऐसे फील कर पाएंगे। लेकिन लगता है बेटा, इस चीज़ को मानेंगे, ठीक है, लगता है, प्रैक्टिकली प्रूवन है। ठीक है, चले नोट कर लें। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, करना। देखो मान लो दो बॉडीज़ हैं, टू बॉडीज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। क्या है, लिख दिया, टू बॉडीज आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। अब देखो कंडीशन क्या कर दी गई, इफ masses are doubled and distance become half, ठीक, what will be new gravitation force। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि क्या भैया जी दो बॉडीज़ हैं, टू बॉडीज़ आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर रखी हैं, रखी हैं, ठीक, कुछ फोर्स लग रहा होगा ना, क्योंकि यही तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये फोर्स तो भैया लगना ही लगना है। अब कह रहा है कि अगर मास को हम डबल कर दें, दूसरी कंडीशन में मास को डबल कर दें, डिस्टेंस हाफ कर दें, तो नया फोर्स क्या होगा। बात समझो बेटा, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, डिस्टेंस कुछ मान लें r, ठीक रखा है। बताओ बेटा क्या फोर्स लगेगा पहले केस में। आप कहेंगे सर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चे, अब देखो ये एक केस ये हो गया। अब देखो दूसरे केस में, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, दूसरे केस में क्या हो गया, हमने डैश लगा लिया, क्योंकि फोर्स चेंज हो जाएगा, पोजीशन चेंज हुई ना, तो फोर्स चेंज हो जाएगा, इसलिए डैश लगा लिया। जी तो सेम रहेगा, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास कितना हो गया, डबल्ड, यानी 2m1, वो भी 2m2, इसको डबल कर दिया गया है ना, और ऐसे कर लिया गया। ऐसे हम थोड़ा छोटा मास को क्या कर लिया गया, डबल कर लिया गया, यानी थोड़ा बड़े बड़े कर लिए गए, है ना, ऐसे ऐसे। और डिस्टेंस अब कितनी हो गई, r/2, ये 2m1 और ये कितना 2m2। लगाओ फार्मूला, कैसे लगाएंगे भैया जी, देखो ये कितना आया f डैश, देखो ये r नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे r/2 का स्क्वायर। देखना ज़रा कितना आएगा, ये 4m1 m2, और ये कितना आया भैया जी r²/4। क्या ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ। क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, 4 4 जा 16 g m1 m2 अपॉन r²। देखो इतना आ गया बच्चे। अब इसको देखो और यहाँ देखो, क्या ये f के इक्वल है, हाँ भैया जी। तो कितना हो गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत पूछ रहे, कभी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक। तो कितना आ गया, f डैश इज इक्वल टू 16f, यानी जो अब नया वाला फोर्स आया है वो पहले से 16 गुना ज़्यादा होगा। यानी पहले अगर 10 रहा होगा तो अब 160 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, एक एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर समझ लो, इसको कुछ नहीं था, दो बॉडीज़ थी, m1 m2 मास था, डिस्टेंस कुछ थी, हमें नहीं पता, मान लिया r थी। अब कह रहा है मासेस को डबल, यानी 2m, तो ये भी 2m, डिस्टेंस r/2। अब बताओ, तो रखना तो भैया वही सब फार्मूले में है, जी m1 m2, अब m1 की जगह 2m1, m2 की जगह 2m2, ये r/2, कैलकुलेट करेंगे, 4 4 जा 16, ये आ गया। अब ये देखो ये इसके इक्वल आ रहा, खटाक से यहाँ रखा, हो गया इक्वल, f डैश इज इक्वल 16 है। बोलो, नोट कर लो बेटा, नोट कर लीजिए।